बच्चों, आप सभी का स्वागत है सॉलिड स्टेट के इस पहले वीडियो में। सॉलिड स्टेट एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। काफ़ी इमेजिनेशन करना पड़ेगा, इसलिए जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेकर बैठें। जो कुछ हम बना रहे हैं बोर्ड पर वो भी आप साथ साथ बनाते चलें। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 12th वाले विद्यार्थी स्टूडेंट सारे जो हैं वो ध्यान देंगे इस चीज़ को कि उनके लिए चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए सॉलिड स्टेट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, सॉलिड की अगर बात की जाए तो स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ी हुई है। मैटर में 3 स्टेट मेनली कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब सॉलिड की बात अगर करें तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, क्या बोलना है? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब पार्टिकल और एटम और मॉलिक्यूल और आयन, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो सॉलिड क्या होता है? वो 2 टाइप का मेनली हो सकता है। एक हो सकता है आपका एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा हो सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, चैप्टर से एकदम शुरुआत से हम बात कर रहे हैं आपसे। सॉलिड क्या होता है ये तो आप सभी जानते हो ना। सॉलिड क्या होता है कि उसके में जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये रिजिड होते हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सॉलिड के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनमें सिर्फ एक ही टाइप का मोशन होता है। अब अमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो अमार्फस और क्रिस्टलाइन में एक डिफरेंस है। इसका एक और नाम आप जानते हो, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड, ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। मतलब समझ में आ रहा है ना? स्यूडो सॉलिड और ट्रू सॉलिड। एमार्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, या एक और नाम इसका लिखा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। अब सोच लीजिए इसे क्या और एक नाम दे दिया। इसका मतलब ये सॉलिड है भी नहीं ठीक से, सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता। इस वजह से इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा गया। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब इतना ठंडा है ये, एक्चुअल में ठंडा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप छुओगे तो आपको ठंडा लगेगा, लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है कि इतना ठंडा है ये कि ये लिक्विड होने के बाद भी सॉलिड जैसा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कहीं किसी पुरानी इमारत में जाएँ, काफ़ी पुरानी, अंग्रेज़ों की बनवाई हुई, मुग़लों की बनवाई हुई और पहले की, तो उसमें जो कांच के शीशे लगे होंगे खिड़कियों पे खासकर, आप उनको अगर देखेंगे तो वो कैसे होंगे? अगर ट्रांसपेरेंट पहले रहे होंगे तो मिल्की दिखाई पड़ रहे होंगे, उनमें ओपेक पोजीशन हो गई होगी। ठीक है, ट्रांसलूसेंट हो गए होंगे कह सकते हो। ठीक है, अपारदर्शी प्रकृति हो गई होगी। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि जब वो टेम्परेचर पर, सनलाइट की वजह से टेम्परेचर मिलता है और हीट होते हैं, तो एमार्फस सॉलिड, ग्लास क्या है? एमार्फस सॉलिड, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज़ और, सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहा गया, आप वहाँ पर बड़े आराम से परीक्षण कर सकते हो। जब 25, 30, 40 साल, 50 साल पुराने ये कांच के शीशे होंगे, और अगर हॉरिजेंटली ऐसे खड़े कर दिए जाएँ सीधे, तो क्या होगा कि उनका ऊपर का सिरा पतला हो जाएगा और नीचे का सिरा क्या होगा? मोटा होगा। तो ऐसे आप इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हो। ठीक है, और सारी जानकारियाँ भी इसके बारे में अभी हम लोग चलिए चर्चा करते हैं, क्या होता है एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात आती है एमार्फस सॉलिड की और क्रिस्टलाइन सॉलिड की। देखिए, एमार्फस सॉलिड के बारे में जैसे कि अभी आपने लिखा कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है या ट्रू सॉलिड नहीं है। तो होता क्या है कि कोई भी सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल में एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक सॉलिड है, सॉलिड लैटिस है जिसको आप दिख रहे हो, तो इसमें क्या है? पार्टिकल में एक अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अगर वेल अरेंज्ड स्पेस लैटिस है उसका, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। वेल अरेंज्ड
लैटिस, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस, वेल अरेंज्ड क्रिस्टल लैटिस अगर किसी सॉलिड में है तो दैट इज़ नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर उसका क्रिस्टल लैटिस जो है वो अरेंज्ड नहीं है, ठीक है, यानी वो लैटिस जो है वो उनका जो पैकिंग हुई है वो वेल अरेंज मॉलिक्यूल को लेकर या एटम को लेकर नहीं रखी गई है, या अरेंजमेंट जो है वो एब्सेंट है, absence of अरेंजमेंट। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसा होगा ये पार्टिकल, है ना, कैसा देखने में लगता होगा, तो हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहा हो इनका, जिग-जैग फॉर्म, या हो सकता है कि अगला जो यहाँ पर दिख रहा हो यहाँ पर हो, अगला पार्टिकल यहाँ पर हो, फिर यहाँ पर हो, और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर ना हो या अगली जगह हो, ठीक है। कहने का मतलब एक निश्चित ऑर्डर नहीं मिल सकता। अगर एक ऑर्डर भी मिल जाता, ऐसा ही निश्चित ऑर्डर मिल जाए, एक आपको कांस्टेंट ऑर्डर मिलने तैयार, एक अरेंजमेंट मिलने लगे, तो आप क्या बोलते हो, कहते भाई ये तो ऑर्डर में है और इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। लेकिन वहाँ पर कोई एक फिक्स ऑर्डर आपको नहीं मिलता, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब कि जो क्रिस्टल की व्यवस्था है, सॉरी पार्टिकल की व्यवस्था जो है क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, उस लैटिस में जो पार्टिकल की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो सेम एज इट इज़ नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा, किसमें, एमार्फस में। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो बहुत दूर तक सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो दैट इज़ नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसे कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई हमको। फिर तीसरा पॉइंट ये होता है कि क्रिस्टलाइन और अमार्फस में एक और डिफरेंस दिखाई पड़ता है। अगर सपोज करो कि इनका मेल्टिंग पॉइंट चेक किया जाए, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट चेक करने पर ये पाओगे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वेरिएबल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, शार्प है। कैसा है, शार्प है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प होता है, एक निश्चित ताप पर। अब जैसे सपोज करो कि हम कह रहे हैं कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होगा, कोई भी एक सॉलिड है, सपोज कोई भी सॉलिड होगा तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगा। अब ये एक एमार्फस सॉलिड है, तो एमार्फस सॉलिड होगा तो उसमें क्या क्या कहेगा, 85 नहीं कह सकता, कहेगा 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेल्ट होगा। कौन सा पॉइंट, ये क्लियर नहीं है, ठीक। तो दैट इज नोन एज एमार्फस सॉलिड। इसी को हम क्या बोलते हैं, एमार्फस सॉलिड। जिनका मेल्टिंग पॉइंट वेरिएबल होता है उनको हम एमार्फस कहते हैं। जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है, शार्प पीक देता है और फिक्स टेम्परेचर होता है, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। फिर एक और पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक नेचर, ट्रॉपिक नेचर, ठीक है। और ये कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर। आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब ये होगा इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि क्रिस्टल में अगर लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप लेंथ पे कोई प्रॉपर्टी पा रहे हो तो ब्रेथ पे कोई प्रॉपर्टी पाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी हर डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है हर जगह पर। ऐसा नहीं है कि जो है सेम टाइप की प्रॉपर्टी, यानी जैसे मान लो ट्रांसपेरेंसी की बात कहें या आप उसकी कह सकते हो लस्टर की बात कहो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें सेम हो ज़रूरी नहीं। जैसे अभी आप मान लो कोई डायमंड की बात कर लो, तो डायमंड को अगर आप जो है देखो तो डायमंड जब पहले एकदम शुरुआत में माइनिंग करके निकाला जाता है तो कैसा होता है, बड़ा रफ होता है, वो डायमंड आपको लगेगा ही नहीं, आप कहोगे अरे ये तो डायमंड है ही नहीं। लेकिन जब क्या किया जाता है, कहते नहीं तराशा जाता है उसे, जब कायदे से उसको जो है फिनिशिंग की जाती है तो फिनिशिंग करने के बाद क्या होता है, वो काफ़ी चमकने लगता है, ट्रांसपेरेंट भी दिखाई पड़ने लगता है, हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें क्यों आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वो ह्यूमन थिंग है जिसने उसको देखा और उसके बाद उसने समझा कि भाई यहाँ पर क्या है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर है, इसके क्रिस्टल के अंदर है, बाहर की तरफ नहीं है। बाहर की तरफ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यहाँ हो सकता है ट्रांसलूसेंट हो, अंदर क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो इसलिए क्या किया जाता है
जो भी इस तरह के जेम स्टोन होते हैं क्या कहा जाता है उनको, उनकी घिसाई करके उनको वेल शेप में लेके आया जाता है। ठीक है, तो वो तो खैर एक अलग सी चीज़, एक छोटा सा एग्जांपल देना था। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब ये होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब ये डिस्टेंस के वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और एनाइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। ठीक है, एक पॉइंट और है कि अगर किसी चीज़ से, किसी जैसे नाइफ वगैरह से अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया जाए तो इनका जो एज होगा वो शार्प होगा। ठीक है, एकदम शार्प एज होगी, और इनका जो एज होगा वो कैसा होगा, रफ होगा। ठीक है, खुरदरा होगा। तो ये एक डिफरेंस और होता है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। चलिए, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, इसको ये ध्यान रखना होगा कि हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर चैप्टर में। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर में पढ़ना जो है हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही है, अमॉर्फस के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका हो सकता है, जैसे अभी हमने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल और आयन और पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के बीच में जो इंटरैक्शन फोर्स है, या इंटर पार्टिकल फोर्स है, या इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स जो है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितने टाइप के सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर भी, उस बेसिस पर भी हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करा जाए अगर, तो आप जानते हो जैसे कि मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स सकता है, मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स सकता है, वान डर वाल फोर्स सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये वान डर वाल फोर्स एक टाइप का सॉलिड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक, एक टाइप का सॉलिड हो गया। दूसरे टाइप का सॉलिड क्या हो सकता है, आयनिक सॉलिड हो सकता है ना, आयनिक सॉलिड। थर्ड हो सकता है कोवैलेंट सॉलिड, और फोर्थ हो सकता है आपका मेटेलिक सॉलिड। ठीक, ये सारे के सारे सॉलिड जो हैं वो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन पर बेस है, इंटर पार्टिकल फोर्स पर बेस है। ठीक है, अंतः आणविक बल पर ये इनको डिवाइड किया गया है। वो पार्टिकल जिनके बीच में सिर्फ वन डर वाल फोर्स लगेगा, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर पार्टिकल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर पार्टिकल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वन डर वाल फोर्स नहीं, अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक टाइप का और मॉलिक्यूलर फोर्स है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, आणविक ठोस। तो ये 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, जिनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा, पोलर होगा, यानी इसमें क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। आपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन 11th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होंगे, जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इसमें एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से ले जा सकते हैं, जैसे SO2। अब SO2 जो होती है नॉर्मली गैस होती है, HCl नॉर्मली गैस होती है, लेकिन जब इनको क्या किया जाए, फ्रीज किया जाता है, तो क्या होते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इनका मॉलिक्यूल कैसा रहता है, पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, अगर इसकी बॉन्ड बनाओ, कैसी बॉन्ड बनेगी, ठीक है, H पे Cl पार्शियल माइनस। ठीक है ना, तो ये पार्शियल चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, तो लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना, अब ऐसे नॉर्मली ऐसे कोई सॉलिड मॉलिक्यूल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये गैस जो है इनको सॉलिड किया गया है। अब आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड पे। नॉन पोलर क्या होंगे, जिनके बीच में लगने वाला जो वन डर वाल फोर्स होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, इसमें देखो भाई, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, तो ये 3 तरह के फोर्स थे। तो इसमें ये जो बचे हुए 2 फोर्स हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो उस समय में क्या होगा, एकदम फ्रैक्शन ऑफ या बिट ऑफ टाइम के लिए हो सकता है पोलर हो जाए, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल जो वन डर वाल फोर्स होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में आपका आयोडीन सॉलिड हो सकता है। ठीक है, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्ड किनके किनके बीच में बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइड्रोजन बॉन्ड किनके किनके बीच में बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से
हाइड्रोजन बॉन्डेड, कोई भी एटम मान लीजिए हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, जैसे क्लोरीन ही बॉन्डेड है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता किसी एक के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, एक वीक इंटरैक्शन है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इनके बीच में एक वीक इंटरैक्शन होता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी जानते हो, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, लेकिन यहाँ पर इससे कोई हमको मतलब नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कौन से होंगे, वो सॉलिड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलती हो। तो कौन कौन से सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गए भाई, आइस हो गई, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये दोनों जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड हैं। मेन एक एग्जांपल ले लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये तीनों टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड आपने देख लिए। फिर आते हैं आयनिक सॉलिड पे। आयनिक सॉलिड क्या होगा, आयनिक सॉलिड वही होगा जिनमें क्या हो, आयनिक बॉन्ड। बहुत सारे आयनिक सॉलिड आपको खुद भी पता है, जैसे एग्जाम्पल में NaCl, KCl, KNO3 आप देख रहे होगे, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटेलिक स्पीसीज, ठीक है। तो इस तरह से करके क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड बनते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और उनकी वजह से जो सॉलिड बनता है उन्हें हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। आयनिक सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर जाने तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि ये फ्यूजेबल स्टेट में यानी गलित अवस्था में, या क्योंकि जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में आप जानते होंगे कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। वाटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर वाटर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा कि ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, क्योंकि ये मेल्ट हो चुका होगा तो उस समय क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएगा, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और दूसरा, एक्वा सॉल्यूशन में आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। इनको ऐसा नहीं कि आप हथौड़ा लेके पीटने जुट जाओ, हथौड़ा के पीटोगे माइलेबल नहीं है कि ये फैलने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, आयनिक सॉलिड हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं, ठीक है। एक हथौड़ा मारोगे टूट के अलग हो जाएंगे, गिरेंगे टूट के अलग हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि आयनिक सॉलिड की भी प्रॉपर्टी कुछ है होती है। फिर बात करते हैं किसकी, हम कोवैलेंट सॉलिड की बात कर रहे हैं। कोवैलेंट सॉलिड क्या होंगे, वो सॉलिड होंगे जिनमें क्यों कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जिनमें होगा वो कोवैलेंट सॉलिड हो गए। एग्जाम्पल के लिए डायमंड, एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट, देख रहे हैं ना कितने, इनको ही सॉलिड कहते होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एटसेट्रा, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड, बहुत सारे सॉलिड हैं। तो ये सारे जो सॉलिड है ये किस में आते हैं, कोवैलेंट सॉलिड में। क्योंकि इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनको कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। अब क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए, जनरेट कर रहे हैं, कंडक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन तो होता ही है जगह पे। ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्यों गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसके पास एक वैलेंसी खाली है। एक वैलेंसी खाली है ना, ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप है। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। तो sp2 होने की वजह से इसमें क्या होता है, वैलेंसी खाली होती है, और वैलेंसी खाली होने से इसका एक वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, जिसकी वजह से वो आराम से, कभी कोई बाहर से ड्राइविंग फोर्स आती है जिसकी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन किक ऑफ हो जाता है, बाहर निकल जाता है और आराम से कोर में सेल में मूव कर सकता है, उस स्ट्रक्चर में, उस क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। और जब वो मूव कर सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इसी वजह से इसको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जबकि सारे के सारे जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, नॉर्मली एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड की खासियत खासकर डायमंड की ये है क्योंकि इसमें क्या होता है, थ्री डायमेंशनल नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये नेचुरली अकरिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे कह सकते हो हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है नेचुरली अकरिंग, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे और हैं, जैसे बोराजाइन है, बोरान नाइट्राइड, और सारे कई सारी चीज़ें। तो ये तो हो गई कोवैलेंट सॉलिड की बात। कोवैलेंट सॉलिड में एक स्पेशल कह सकते हो कैटेगरी है जिनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इनको हम अभी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एन टाइप, पी टाइप, ऐसे बहुत सारे। तो सेमी कंडक्टर के बारे में देखना होगा। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, ये भी कोवैलेंट सॉलिड ही हैं, लेकिन इनकी खासियत क्या है, सेमी मेटलॉइड, आप समझ रहे हो ना, मेटलॉइड क्या कौन होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो। सेमी कंडक्टर, जिनमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की
प्रॉपर्टी हो। तो ये सेमीकंडक्टर हैं, लो टेम्परेचर पे बैड कंडक्टर, हाई टेम्परेचर पे गुड कंडक्टर, इस तरह से करके ये बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में अभी हमको आगे पढ़ना है। तो इसलिए ऐसा जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो यहाँ पर ये और ये एक एक्सेप्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ग्रेफाइट और सेमीकंडक्टर, इनके बारे में भी ध्यान रखना होगा। आखिरी पॉइंट आता है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? वो सारे के सारे मेटल्स जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब एग्जांपल के लिए आयरन, कॉपर, जिंक, निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन, तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सारे के सारे मेटेलिक सॉलिड में आते हैं। मेटेलिक सॉलिड में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। आप जानते हो कि एटम का ये न्यूक्लियस के बाद के शेल, एल, एम, फिर एन। ठीक है, सपोज करो इसमें इतनी ही शेल्स हैं, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। ठीक, वैलेंस सेल को छोड़ के ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसे क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर कहा जाता है। ठीक, तो अब ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो होगा ये जाहिर सी बात है एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। एस ब्लॉक का एलिमेंट का मतलब ये मेटल होगा। ठीक, तो अगर ये ऐसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो M है, M में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32। इसकी वजह से यहाँ पर एक शील्डिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। शील्डिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस न्यूक्लियस के साथ वीकली बाउंड होगा। ठीक है, वीकली, इतना वीकली बाउंड होगा कि इसे लूजली बाउंड कहते हैं, वो लूजली बाउंड होगा, तो इसे आराम से बाहर खींच के निकाला जा सकता है। तो जब उसे बाहर निकाला जा सकता है तो ये कैसा बिहेव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की तरीके। कैसा बिहेव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा बिहेव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। तो अब सपोज करो कि यहाँ पर बहुत सारे मेटल एटम्स हैं। ठीक है, और इनकी कोर बची हुई है। जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन सी फॉर्मेशन हो जाता है। क्या था? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का समुद्र जिसमें न्यूक्लियस क्या हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं। किनसे? इलेक्ट्रॉनों से। ये इलेक्ट्रॉन इनको इस तरह से करके क्या हुआ है? बांध के रखा हुआ है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव भी कर सकता है, और क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है? मूव करता रहता है, और मूव करने की वजह से क्या होता है? उस क्रिस्टल लैटिस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। ठीक है, तो सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी तो क्या कर सकते हैं? कंडक्ट भी कर सकते हैं, इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। और इनका इलेक्ट्रॉन, अब यही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन कितना लूजली बाउंड है, जितना लूजली बाउंड होगा उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जितना स्ट्रांगली बाउंड होगा उतनी वीक उसकी कंडक्टिविटी होगी और रेजिस्टेंस उतना ही हाई होगा। ठीक, तो इस तरह से करके हम लोगों ने ये चारों टाइप के सॉलिड कंप्लीट कर लिए। सॉलिड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि बार बार एक पॉइंट कई बार आपने मुंह से मेरे सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्रिस्टल और क्रिस्टल लैटिस। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं इनको भी आगे देखा जाता है। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्या है क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल की। ठीक है, जो क्रिस्टल होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? क्रिस्टल लैटिस से। ठीक, और क्रिस्टल लैटिस किससे बनता है? किससे बनता होगा? यूनिट सेल से। ठीक, और यूनिट सेल किससे बनती होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसके बारे में जो इस पॉइंट की बात करें, इसको हम लोग 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। एटम, मॉलिक्यूल, आयन। ठीक है, तो यही होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसके बारे में तो आप खूब जानते हो। अब बात आती है यूनिट सेल की, फिर क्रिस्टल लैटिस की, और लास्ट में क्रिस्टल की। तो हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्रिस्टल लैटिस के बारे में, और फिर क्रिस्टल के बारे में। चैप्टर के लास्ट में क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे देखा जाएगा सेमीकंडक्टर वगैरह है ही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट सेल की। यूनिट सेल किसे कहते हैं? ठीक है, यूनिट सेल। देखो भाई, एक दीवार के बारे में सोचो कि एक दीवार है आपके सामने। उस दीवार का जो फॉर्मेशन हुआ है, कैसे बनी है वो दीवार बनी है ईंटों से। ठीक है, तो वो दीवार जो है वही क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। और उस दीवार की जो एक ईंट है वो क्या है? यूनिट सेल।
तो हम कह सकते हैं यूनिट सेल इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। क्या बोलेंगे? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट 3-dimensional repeating unit of crystal lattice is known as यूनिट सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। देख लिया जाए, नॉर्मली जो हमने शुरुआत में बात की कैसे सॉलिड के बारे में पढ़ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो यूनिट सेल होगी वो कैसी होगी? एक क्यूब का फॉर्मेशन कर लिया जाए भाई, ठीक है। अब यहीं से आपका काम शुरू हो गया, सिर्फ सुनना ही नहीं है। अब क्या करना है? कॉपी और पेन उठा लीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ये काम भी शुरू कर देंगे तो आपको ये चैप्टर भी समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिन ओ मान लिया जाता है, एक्स वाई जेड जो भी आप चाहे मान सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, ठीक है। ओ से ए के बीच की डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओ से बी के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल बी से, और ओ से सी के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो एंगल है, एक एंगल को अल्फ़ा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो अगर एक क्यूब बन जाता है आपके सामने, तो जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका जिस कमरे में बैठे हैं वो एक क्यूबिकल या क्यूबॉइड होगा, है ना। क्यूब ना होगा तो क्यूबॉइड तो होगा ही, है कि नहीं। तो अगर वो क्यूबॉइड होगा तो भी और क्यूब होगा तो भी ये कुछ चीज़ें जो हैं वो होंगी ही होंगी, जैसे कॉर्नर होगा, फेस होगा, एज होगी, है ना। ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। तो हम शुरुआत से बात करते चलते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नर की बात करते हैं। कॉर्नर क्या है? देखिए, अभी इन पॉइंट्स को हमने छोड़ा हुआ है, ए बी सी क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए परेशान मत होइएगा। तो कॉर्नर क्या है? क्यूब जो है, एक क्यूब में कितने कॉर्नर हो सकते हैं, या एक क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं ना। इसी तरह से अगर फेस की बात की जाए, एक क्यूब में कितने फेस हो सकते हैं? तो अगर आप अपने कमरे को देखो तो एक सामने की दीवार, पीछे की दीवार, ठीक है, बगल की दीवार, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, फिर आपकी छत और नीचे फर्श, ये इतना मिला के कितने हो गए? 6 फेस। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये टॉप, ये बॉटम, ये क्या हो गया? राइट, लेफ्ट, बैक और फ्रंट, ठीक है। तो इस तरह से करके कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए, ठीक। इनको अभी और अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद आता है एज की बारी। एज क्या होती है? जहाँ पर 2 फेस इस तरह से आके मिलते हैं। सपोज करो पहला फेस ये टॉप है और ये फ्रंट है, ठीक। तो जब टॉप और फ्रंट आकर मिले तो ये जो है दैट इज़ नोन एज एज। क्या हो गई? इसको हम क्या बोलते हैं? एज कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखो तो इस जगह पर मिले हुए हैं, इसी तरह से इस जगह पर भी मिले हुए हैं, इस तरह से इस जगह पर भी और इस जगह पर भी मिले हुए हैं। तो एक फेस पर कितनी? 4 एज होती हैं, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं कि सारे फेस पर, क्योंकि यहाँ पर तो 4 एज तुमने बना ली, लेकिन नीचे वाले फेस पर भी 4 एज नहीं होगी। अब कितनी होगी? 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से इधर क्या होंगी? 1 2 3, ठीक। फिर ये 1 2, मतलब टोटल कितनी? 12 एजेस। कितनी होंगी? 12 एज होंगी। आप गिन लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉर्नर, फेस और एज, इनके बारे में जानकारी ले ली। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इंटरफेशियल एंगल क्या होता है। इंटरफेशियल एंगल किसे कहते हैं? इंटरफेशियल एंगल। तो आप देख रहे होगे, ये जाहिर सी बात है, आप देख रहे होगे एक राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। तो इनके बीच में एक फेस ये हो गया जो ये खड़ा है, तो एक फेस ये हो गया। अरे इसी को देख लो, अगर सपोज करो इसको आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक फेस इस तरह से है सामने और दूसरा फेस ऐसे है। तो ऐसे है तो ये क्या हो गया? ठीक है। अगर इस तरह से देखो तो क्या है? बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। अगर आप किसी बुक और कॉपी को उठा लो और जो है एक
पोर्शन को क्या करो, वहीं पर टेबल पर ही रहने दो, दूसरे पोर्शन को आप क्या करो, उसके राइट एंगल पर ले आओ, 90 डिग्री पर ले आओ, तो क्या होगा, उनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो जाएगा, चाहे राइट एंगल पर ले आओ चाहे जहाँ पर लेके जाओ, अगर उठाओगे तो क्या होगा, उनके दो फेस के बीच में क्या होगा, एक एंगल फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज नोन एज इंटरफेशियल एंगल। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल कहते हैं, ठीक है। और उसी को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक। तो ये एक पॉइंट हो गया इंटरफेशियल एंगल। अब आते हैं क्या बोलते हैं, एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस या इसी को बोलता है एज लेंथ। एज लेंथ, ठीक है, मतलब ये जो किनारा जो है इसकी लंबाई कोर की, ठीक। तो एक्सियल डिस्टेंस क्या होती है, तो कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन से कोई भी जो पॉइंट है इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एक्सियल डिस्टेंस। तो यहाँ पर ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये क्या है, एक्सियल डिस्टेंस है, ठीक है। एक्सियल डिस्टेंस इनको कहा जाता है। तो ये हो गया यूनिट सेल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ये टर्मिनोलॉजी हम लोग को बार बार यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप कायदे से नोट कर लीजिएगा, बुक हटा लीजिएगा, सारी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो आप कम से कम पढ़ तो लीजिएगा ही, क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे तो कम से कम आपको याद हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो कम से कम वहाँ पर लिख पाओगे, ठीक है ना। तो इतना करिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को दिखाई तो पड़ता है लेकिन हम समझना नहीं चाहते या हमें समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैथमेटिक्स बड़ा सपोर्ट करती है भाई, इसीलिए सारे डेरिवेशन किए जाते हैं कि लॉ समझ में नहीं आया, चलो डेरिवेशन कर लेते हैं तो शायद समझ में आ जाए ठीक से, ठीक है। एक्स, वाई और जेड, ठीक। सभी को कोई ना कोई नाम दे देते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ से या यहाँ से कर लेते हैं स्टार्टिंग, ए बी सी डी, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ, इसको जी, एफ के बाद जी और एच, सभी पॉइंट्स के कुछ नाम हो गए, है ना। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को फेस की काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉटम फेस को देखते हैं। बॉटम फेस का नाम क्या है बताओगे ज़रा, बॉटम फेस का नाम क्या है, ए बी सी डी, लिख सकते हैं ना। इसी तरह से अगर टॉप फेस को देखो, टॉप फेस कौन सा है, तो क्या है आपका ई एफ जी एच, जैसे लिखना चाहे लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर फेस कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा है, एच जी ए बी, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आपका फेस जो है उसका है नाम है ई एफ डी सी। फिर यहाँ पर बचा है फ्रंट, यानी बैक पे लिख लेते हैं, बैक फेस कौन सा है, तो बैक फेस कौन सा है आपका एफ डी ए जी, ठीक है। और उसके बाद फिर फ्रंट फेस कौन सा है, फ्रंट फेस की अगर बात करोगे तो फ्रंट फेस आपका कौन सा है, ई एच बी सी, ठीक। तो ये 6 फेसेस हैं। अब इनको अगर आप वहाँ पर ढूंढ लेते हैं क्यूब के अंदर और क्यूब में ढूंढने में कामयाब होते हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपने क्या कर लिया, फेसेस को ढूंढ लिया और फेस की काउंटिंग आसानी से कर ली, ठीक है। तो ये एक तरीका था जिससे आप फेस को आराम से देख सकें। देखिए भाई, जब क्या होता है कि अगर इसका एक नाम होता है, जैसे इसको हम कॉर्नर कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब एक नेक्स्ट क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, इसकी बात की ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर एक नेक्स्ट क्यूब यहाँ पर आ जाता तो क्या होता, सपोज करो ये आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट जो कॉन्टैक्ट पर आ गए, इनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। बाद में यूज़ होगा इसलिए ये टर्म छूट रहा था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे, जहाँ पर एटम मॉलिक्यूल आयन जो होगा वो ऑक्यूपाइड होगा या जहाँ रखा जाएगा, दैट इज नोन एज लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैटिस पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग इसकी। देखिए भाई, यूनिट सेल की बात शुरू हुई थी, तो यूनिट सेल क्या होती है ये तो समझ लिया। यूनिट सेल में जो टर्मिनोलॉजी थी इसको भी समझ लिया कि फेस होता है, कॉर्नर होता है, एज होती है, इंटरफेशियल एंगल होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं।
अब बात आती है कि कोई एटम कहीं पर अरेंज्ड है, ठीक है, जैसे कॉर्नर पर ही अरेंज्ड है, तो कॉर्नर पर वो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट है उसका, और कितना पार्ट जो है वो यूनिट सेल से बाहर है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये अगर दिक्कत नहीं आए तो इसका एक ही तरीका है। तरीका क्या है कि जो क्यूब बनने जा रहा है उसको आप भी अपनी कॉपी पर बनाइए, ठीक है। तो जब कॉपी पर बनाओगे तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ भी जाएगा और आपकी कॉपी पर बन भी जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। करके देख लीजिए, समझ में हो सकता है आ ही जाए। चलिए देखते हैं। तो क्या है कि एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक, इस क्यूब को यहाँ से क्रॉस कर दिया मैंने, एक प्लेन लगा दिया इस तरह से, फिर दूसरा प्लेन डाल दिया। ध्यान से कीजिएगा भाई, साइड से तीसरा प्लेन लगा दिया, ठीक है। फिर इस तरह से इसको क्रॉस कर दिया। अजीब सा लग रहा होगा ना, लेकिन यहाँ पर कितने क्यूब हो गए, 8 क्यूब हो गए। कितने हो गए, 8। एक ही क्यूब में 8 क्यूब आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। उस लाइन को हम मोटा कर दे रहे हैं एक क्यूब आपको दिखाने के लिए। ठीक है, सॉरी ये रह गया था, इसको भी बना दीजिए। तो आप देख रहे होगे एक क्यूब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लाइन है उसको थिक कर दिया गया, तो आपको दिख रहा है, ठीक। अब अगर सपोज करो कि एक पार्टिकल यहाँ पर रख दिया जाए, एक पार्टिकल को आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो उसका क्या हाल हो रहा है, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है आप सोचो भाई। अगर इस आगे वाले क्यूब को देखो तो इसमें भी ये पार्टिकल होगा, पीछे वाले क्यूब में भी है, इस तरह से इस क्यूब में भी है और इस क्यूब में भी है, ठीक है। यानी इन चारों क्यूब में ये पार्टिकल प्रेजेंट है। तो अभी क्या हुआ, पार्टिकल आधा ही डिवाइड हुआ है और कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 4 पार्ट में। इसी तरह से अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करो तो नीचे भी 4 क्यूब हैं और उनमें भी वो पार्टिकल सिचुएटेड है। तो इस तरह से करके एक पार्टिकल कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 8 पार्ट में। अगर 2 डायमेंशनल फिगर, क्योंकि बोर्ड पर आप 2 डायमेंशनल ही देख पाओगे, अगर इस 2 डायमेंशनल फिगर को देखो तो वो इस तरह से डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ऊपर के ये 2 क्यूब जो सामने आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्यूब के कॉर्नर्स हो गए, तो ये सामने आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी क्यूब्स हैं। उन्होंने भी क्या किया, क्योंकि ये सेंटर पर है, इनके किस पे है, सेंटर पर है, तो सेंटर पर भाई पीछे वाले क्यूब के पास भी है, आगे वाले क्यूब के पास भी है, इसी तरह से इन दोनों के पास भी है और नीचे वालों के पास भी है। तो एक पार्टिकल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1/8 पार्ट में। कितने पार्ट में, 1/8 पार्ट में। कब की कंडीशन पे, जब वो कॉर्नर पर सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है, कॉर्नर पर सिचुएटेड है, तब वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1/8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। यानी एक यूनिट सेल में या एक क्यूब में उसका कितना पार्ट होगा, 1/8, ठीक है। कितना पार्ट होगा, 1/8, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कोई ऐसा पार्टिकल है जो किस में है, इस क्यूब के, अब सपोज करो एक क्यूब हम अलग से बना लेते हैं, ठीक है। इस क्यूब की बात अगर करें तो इस क्यूब के सेंटर पे है, कॉर्नर पर तो है ही लेकिन सेंटर पर है। तो अब सेंटर पर ये पार्टिकल किसी के साथ शेयर करेगा, नहीं शेयर किया जा सकता। इसलिए कॉर्नर पर तो एटम की शेयरिंग होती है और उसका 1/8 पार्ट ही एक पर यूनिट सेल रहता है, पर यूनिट सेल रहता है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी सेंटर की बात की जाए, उस क्यूब का सेंटर की बात की जाए, तो बॉडी सेंटर पर, जिसे हम बॉडी सेंटर कहते हैं, तो उसमें एटम की शेयरिंग नहीं होती, मॉलिक्यूल की शेयरिंग नहीं होती। इसीलिए पर यूनिट सेल एक मॉलिक्यूल या एक एटम या एक पार्टिकल या एक आयन रहता ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसकी शेयरिंग नहीं कर सकते, उसे डिवाइड नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस वजह से वहाँ पर बॉडी के सेंटर पर एक पार्टिकल रहता ही रहता है। फिर बात आती है फेसेस की, ठीक। फेसेस पर पार्टिकल कैसे सिचुएटेड होगा, क्या होता है कि पार्टिकल फेस पर क्या होता है, आधा अंदर और आधा बाहर होता है, ठीक है। अगर इसकी बात कर लो, ये क्यूब है तो इसमें इस तरह से पार्टिकल होता, तो अगर आप इसको 3 डायमेंशनल देख रहे होते तो इस तरह से वॉल होती और वॉल में पार्टिकल आधा बाहर और आधा अंदर होता, ठीक है।
तो अगर सपोज करो इधर यूनिट सेल होती तो अंदर की तरफ इसको कहते, तो आधा बाहर होता और आधा अंदर होता। तो एक यूनिट सेल में उसका जो पार्टिसिपेशन होता है, इसका मतलब कितने कितने से उसको शेयर किया सकता था, सिर्फ 2 क्यूब उसको शेयर कर सकते थे, एक ये 2 ही क्यूब इसको शेयर कर पाएंगे। ठीक है भाई, अगर इसके बगल एक क्यूब होगा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा इस पार्टिकल क्या कर लेगा, ढक लेगा ना, तो आधा इधर होगा और आधा इस क्यूब में होगा। यानी एक फेस पर जो पार्टिकल सिचुएटेड होगा उसको कौन कितने पार्ट में से डिवाइड कर सकता है, 1/2 पार्ट में। यानी फेस सेंटर पर जो पार्टिकल होगा, फेस सेंटर पर जो पार्टिकल होगा उसका 1/2 पार्ट जो होगा वो पर यूनिट सेल आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेस सेंटर पर जो पार्टिकल होगा 1/2 पोर्शन जो होगा, 1/2 पार्ट जो होगा वो एक यूनिट सेल के अंदर आएगा। फिर बात आती है कि पार्टिकल को तो ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर रखा सकता है, यहाँ पर भी रखा जा सकता है। कहाँ पर रखा जा सकता है, एज पर। ठीक है, तो अब एक एज जो है वो कितने के साथ शेयर करती है, कितने के साथ कांटेक्ट में आती है। तो अगर इस क्यूब को तुम ध्यान से देखो, इस क्यूब को ध्यान से देखो तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये एज, इस एज की अगर बात करो तो ये एज जो है ये इसके और इसके इन चारों के कांटेक्ट में आई है। तो अगर पार्टिकल यहाँ रखा होगा तो उसका कितना पोर्शन जाएगा, सभी में कितना जाएगा, 1/4। यानी एज सेंटर पर रखा हुआ अगर कोई पार्टिकल है तो उसका 1/4 जो है वो पर यूनिट सेल में प्रेजेंट है। इतना पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो आप जानिए कि आपने काफ़ी बड़ा काम कर लिया है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, पार्टिकल, आयन और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लैटिस पॉइंट, प्रेजेंट ऑन द लैटिस पॉइंट इन द यूनिट सेल, इसकी लोकेशन को आपने क्लियर कर लिया है। तो ये सारी लोकेशन जो थी वो आपने क्लियर कर ली है। ठीक, अब इतना काम हो जाने के बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ यूनिट सेल की। ठीक है, लिख सकते हो, लिख लेना नोट्स में, लिखना ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ particle, atom, ion, molecule on the lattice point। ठीक है, यूनिट सेल आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। पहला टाइप कौन सा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, इसको बोलते हैं SCP, सॉरी SCP नहीं, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक, दूसरा आ जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे बोलते हैं BCC। ठीक, थर्ड आ जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC। फोर्थ आ जाता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ECC। फिफ्थ पॉइंट है एज सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसे लिखेंगे EDCC। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, सिर्फ कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए चाहे पढ़ें और चाहे तो छोड़ दें, डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल, DCC। ठीक, तो ये इतने टाइप की यूनिट सेल आपने पढ़नी है। ठीक, अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये कैसी होती हैं, इनको आप पढ़ के रखिए। अगले वीडियो में आपको इस पर हम और डिटेल बताएंगे। है बहुत आसान, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल या आइटम जो होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर होंगे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी आइटम होगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर, ईच फेस सेंटर, सारे फेस सेंटर पर एक एक आइटम होगा। ठीक है, फिर इंड सेंटर्ड जिसमें कोई 2 अल्टरनेट फेस, ठीक है, अल्टरनेट फेस का मतलब एक दूसरे के सामने वाले, ठीक है, तभी तो अल्टरनेट होगा। तो एक दूसरे के सामने वाले फेसेस पर सेंटर पर आइटम हो और सारे कॉर्नर पर आइटम हो, दैट इज नोन एज इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है,
फिर आ जाते हैं एज सेंटर, यानी एज के सेंटर पर हो, ठीक है। तो 12 एज है तो 12 एज के सेंटर पर एक एक एटम होगा और कॉर्नर पर एटम होगा, ठीक है। फिर आता है डायमंड सेंटर, ये क्या है, ये एक FCC क्यूबिक ही है, ठीक है और कुछ नहीं है, FCC क्यूबिक है, लेकिन इसमें 4 एडिशनल एटम जो है वो जो डायगोनल हैं, वो सारे के सारे डायगोनल, जैसे आप बनाते हो क्यूब बनाओ, क्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या करते हो, एक डायगोनल खींचा, इस तरह से इधर खींचा, इस तरह से यहाँ पर भी खींच लिया, ठीक है, और यहाँ पर भी खींच लिया। तो क्या होगा कि इसी डायगोनल पे कभी क्या होगा 1/4, कभी 3/4 डिस्टेंस पे, ठीक है। इस टोटल डिस्टेंस का 1/4 अगर कर लेते तो इस पोर्शन पे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो 1/4 पे एक पार्टिकल होगा। फिर अगला 3/4 पे होगा, यहाँ पर होगा। फिर अगला क्या होगा, 1/4 पे होगा, ठीक है, सॉरी 1/4 पे होगा। और फिर अगला किस पे होगा, 3/4 पे होगा। ऐसा करके पार्टिकल्स को आपको अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर FCC में जितने भी पार्टिकल होते हैं प्लस 4 एडिशनल पार्टिकल, कितने होते हैं, 4 एडिशनल पार्टिकल होते हैं। तो इससे क्या बन जाता है, डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल बनती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अगले वीडियो में हम आपको इस पर और डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स पढ़ा जाएगा, आपका इम्पीरिकल फार्मूला कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड में वो देखा जाएगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि भाई पढ़ते रहेंगे तो आपको वीडियो भी समझ में आएंगे, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट कमेंट करिए, या आप टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप की जो डिटेल है टेलीग्राम की वो आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, ठीक है, कैसे इस लिंक तक पहुंचना है। और अगर नहीं पहुंच पाते तो भी आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं यूट्यूब के, ठीक है। तो ज़रूर देखिए वीडियो को और उसके बाद फिर आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।